रूसी खुफिया जहाज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। यूक्रेन के 3 ड्रोन ने बॉस्फोरस स्ट्रेट में यह हमला किया है। तुर्की के इकोनॉमिक जोन में हुआ है ये बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने हिम्मत की है ये हमला करने की। रूस ने तीनों यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए हैं, ये रूस द्वारा दावा किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन ने ये हमला किया था रूस के जहाज पर। रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। अल्टीमेटम का अंत हो गया है, परमाणु विनाश आरंभ हो चुका है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में जो कुछ किया है, उससे पुतिन ने अपने शस्त्रागार से एटमी वेपन निकाल लिए हैं। अमेरिका ने 2 जगहों पर अपने बॉम्बर और फाइटर प्लेन भेजकर रूस को धमकाने की कोशिश की। इस बात की जानकारी जैसे ही पुतिन को लगी, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एटमी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। एटमी विध्वंस की गर्जना पहले पुतिन ने, फिर मेदवेदेव ने की। तो सवाल यही है कि क्या जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध शुरू होने जा रहा है? अगर ऐसा है तो आखिर इसकी वजह क्या है? 2 सुपर पावर में एटमी भिड़ंत शुरू होने जा रही है। दो महाशक्तियों में परमाणु महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। अमेरिका और रूस खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बाल्टिक से लेकर अलास्का तक रूस और अमेरिका के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई है कि किसी भी वक्त एटमी जंग की ज्वाला धधक सकती है। रूस और नेटो में महाविध्वंसक वॉर होकर रहेगी। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। एटमी विध्वंस का पहला अलार्म। बाल्टिक सी में अमेरिका के 2 बॉम्बर अचानक रशियन एयर स्पेस के पास पहुंच गए और इसी के साथ रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर का पहला अलार्म बज गया। बाइडेन के बॉम्बर रूसी एयर बॉर्डर के पास पहुंचे तो पुतिन के फाइटर जेट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रूसी आक्रामकता को देखते हुए अमेरिकी बॉम्बर वहां से भाग गए। अगर नहीं भागे होते तो पुतिन अमेरिका पर डायरेक्ट एक्शन लॉन्च कर देते। एटमी विध्वंस का दूसरा अलार्म। सिर्फ बाल्टिक सागर में ही नहीं बल्कि अलास्का में भी अमेरिका का F-117 विमान पहुंच गया। रूसी एयरक्राफ्ट ने यहां भी अमेरिकी विमान को खदेड़ दिया। एटमी विध्वंस का तीसरा अलार्म। बेलगरोद में जिन यूक्रेनी सैनिकों ने अटैक किया था, उन सभी को रूस ने खत्म कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों के पास से अमेरिकी वाहन और हथियार मिले हैं। मतलब ये कि रूसी जमीन पर हमले के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इस बात से भड़के पुतिन अमेरिका से एटमी बदला लेने के मूड में आ गए हैं। एटमी विध्वंस का चौथा अलार्म। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन देने जा रहा है, बल्कि यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग भी देने वाला है। एटमी विध्वंस का 5वां अलार्म। अमेरिका ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले की छूट दे दी है। अब यूक्रेन F-16 से क्रीमिया पर अटैक कर सकता है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने 5 ऐसे विस्फोटक कदम उठाए हैं जिसने परमाणु विनाश का सबसे बड़ा सायरन बजा दिया है। अमेरिका के एक्शन से पुतिन इतनी ज्यादा गुस्से में है कि उन्होंने अमेरिका पर एटमी प्रहार करने का ऐलान कर दिया। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को खुली और सीधी धमकी है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है।
पुतिन से ज्यादा खतरनाक धमकी रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। ये महज धमकी नहीं बल्कि रूस की तरफ से विश्व विनाश की बुनियादी है। ये सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि एटमी तूफान लाने का ऑफिशियल ऐलान है। इतिहास गवाह है कि पुतिन जो ऐलान करते हैं उसे 100% पूरा करते हैं। पुतिन यूक्रेन समेत अमेरिका पर प्रहार करने के लिए एक्शन शुरू कर चुके हैं। बाल्टिक और अलास्का में अमेरिकी बॉम्बर और एयरक्राफ्ट पहुंचे तो पुतिन ने ब्लू बैटलफील्ड में विध्वंसक वॉरशिप, मिसाइल कैरियर और परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी। समंदर के ये वही रूसी सिकंदर हैं जो यूक्रेन और अमेरिका पर एक साथ प्रहार को तैयार हैं। बाल्टिक सी और अलास्का में बाइडेन ने अपने बॉम्बर भेजे तो पुतिन ने एटमी प्रतिशोध की तैयारी कर ली। रूस ने पैसिफिक बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दिया है। इस पनडुब्बी में 16 न्यूक्लियर मिसाइलें लैस हैं। इनका नाम है बुलावा मिसाइल। ब्लैक सी में पुतिन ने 6 वॉरशिप और 2 मिसाइल कैरियर तैनात कर दिए हैं जो 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। भूमध्य सागर में 7 वॉरशिप और 2 मिसाइल कैरियर अटैक मोड में मौजूद हैं। रशियन नेवी यहां से किसी भी वक्त क्रूज मिसाइलें दाग सकती है। अजोव सी में 1 वॉरशिप और 1 मिसाइल कैरियर वॉर रेडी है। मिसाइल कैरियर पर 4 क्रूज मिसाइलें फिट हैं। अगर अमेरिका की तरह से कोई भी हिमाकत होती है तो रूस सुपर पावर पर समंदर से चौतरफा धावा बोल देगा। समंदर में पुतिन की सेना न सिर्फ तैनात है बल्कि एटमी विध्वंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने ब्लू जोन में ऐसी घेराबंदी कर दी है जिसे भेदना असंभव है। रूस और अमेरिका में तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों देशों में किसी भी वक्त एटमी टकराव शुरू हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका की अगुवाई में नेटो ने जो कुछ किया उससे पुतिन इतने ज्यादा खफा है कि वो उसे मिटा देना चाहते हैं। दरअसल रूस को लगता है कि उसकी जमीन पर जो बार बार हमले हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका ही है। क्रेमलिन को लगता है कि ये हमले क्रीमिया पर विध्वंसक प्रहार का रिहर्सल है। इसीलिए रूस अमेरिका को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि पुतिन बेलारूस में भी न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रहे हैं। बेलारूस में मौजूद रूसी बेस पर पुतिन के न्यूक्लियर फाइटर जेट्स एटमी स्ट्राइक के लिए 24 घंटे रेडी हैं। पुतिन की तैयारी इस बात का ऐलान कर रही है कि अमेरिका और रूस में जल्द ही परमाणु महायुद्ध शुरू होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का एक बड़ा भूभाग एटम बम की अग्नि में भस्म हो जाएगा। ऐसी कयामत आएगी जिससे बच पाना असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस की जंग में एक बार फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे रूस इस जंग को विनाश की दिशा में मोड़ने की तैयारी करने लगा है। दरअसल स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के बाद यूक्रेन को जर्मनी से टॉरस मिसाइल मिलने जा रही है, लेकिन इसके पहले ही क्रीमिया से लगे कर्च ब्रिज पर उठे बारूदी धुएं ने माहौल को गर्मा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने सुरक्षित ब्रिज पर ऐसा क्या हुआ जो ब्रिज को बंद करना पड़ा, और जर्मन मिसाइल से विनाश का क्या है ताल्लुक, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाला ये वही कर्च ब्रिज है जिस पर इस जंग के दौरान भीषण हमला हो चुका है।
और अब यह ब्रिज एक बार फिर रूस ने बंद कर दिया है। कारण है यही धुआं जो उठ रहा है, लेकिन रूस का दावा है कि कोई हमला नहीं हुआ। तो क्या यह बेलगोरोद में मची बारूदी तबाही का असर है, या फिर क्रेमलिन को यूक्रेन के क्रीमिया प्लान की अगली किश्त के विनाशक परिणामों का आभास हो चुका है? जो भी हो, लेकिन रूस का यही एक्शन क्रीमिया पर विनाशकारी बादल मंडराने का सबसे मजबूत संकेत है। तो क्या क्रीमिया पर फाइनल अटैक होने वाला है? क्या यूक्रेन का बारूदी ब्लूप्रिंट रूस के पास है, या फिर क्या यूक्रेन ने रूस के लिए धमकी जारी कर दी है? इन तमाम सवालों की पृष्ठभूमि में कर्च ब्रिज पर रूस का एक्शन है, लेकिन इस एक्शन के पीछे जो कारण है उन्हें रूस ने साफ नहीं किया है। इसलिए अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अटकलों से अलग अनुमान एक ऐसी चौंकाने वाली स्थिति का भी है जो यूक्रेन रूस के वॉर जोन में बन रही है, और यह स्थिति है यूक्रेन की बढ़ती ताकत और यूक्रेन के बारूदी प्रहार का बढ़ता दायरा। इसके दायरे से आप सभी वाकिफ हैं, क्रीमिया और बेलगोरोद, लेकिन बढ़ती ताकत के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन की बढ़ी हुई ताकत का राज है क्रूज मिसाइल्स। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन को रूस के खिलाफ ताकतवर बनाने के लिए क्रूज मिसाइल्स की सप्लाई शुरू हो चुकी है, जिसमें खेप ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो के रूप में पहुंचाई है, और यूक्रेनी एयरफोर्स इस मिसाइल को लुहांस्क के 2 शहरों पर इस्तेमाल भी कर चुकी है, जिसके रशियन डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्ट ना होने पर कीव के हौसले बुलंद हैं। और अब इस हौसले को उड़ान दी है जर्मनी ने, जिसने और घातक प्रक्षेपास्त्र यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी से मिलने वाले ये प्रक्षेपास्त्र हैं टॉरस क्रूज मिसाइल। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो से भी ज्यादा ताकतवर टॉरस क्रूज मिसाइल मिलने का रास्ता साफ हो गया है, और इस सप्लाई के लिए जर्मनी भी तैयार है, जिसका खुलासा जर्मन संसद के एक सदस्य रोडोरिच कीजवेटर ने किया। उनके मुताबिक जर्मनी अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉरस यूक्रेन को देने को तैयार है। हम जल्द ही इस मिसाइल की यूक्रेन को आपूर्ति करेंगे, जो ब्रिटिश फ्रांसीसी स्टॉर्म शैडो से ज्यादा घातक है। यह मिसाइल यूक्रेन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यानी यूक्रेन जिस स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे भी घातक मिसाइल का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका मतलब है टॉरस मिसाइल से इस जंग में नया मोड़ आएगा और बारूदी लावा महाविनाशक दरिया तैयार कर देगा। ऐसा क्यों होगा, इसे टॉरस की क्षमता से समझिए। टॉरस एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मल्टीपल गाइडेड सिस्टम से लैस है, जो 481 किलोग्राम का वॉरहेड ढोने में सक्षम है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी टारगेट के रास्ते में आने वाले बैरियर को चकमा दे सकती है। वहीं इसे कई यूरोपियन और अमेरिकन फाइटर जेट्स के जरिए आसानी से लॉन्च भी किया जा सकता है। यानी जर्मनी टॉरस का खौफ उसकी सप्लाई से पहले पूरी तरह फैल चुका है। हालांकि क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को बंद करने का इस सप्लाई से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जर्मनी के इस ऐलान के बाद कीव से हुए एक और ऐलान के साथ ही ब्रिज पर बारूदी धुआं उठना बता रहा है कि फाइनल अटैक का टारगेट क्रीमिया भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कर्च ब्रिज पर उठते धुएं के पीछे यूक्रेन के हाथ होने का यह कोई संकेत है? क्या क्रीमिया पर फाइनल प्रहार की शुरुआत यहीं से होती है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि रूस की सुरक्षा में महफूज कर्च ब्रिज पर यह दूसरी बार मंडराया संकट है। तो क्या यूक्रेन ने रूसी घेरा तोड़ दिया? कर्च ब्रिज को लेकर सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण है रूस की सुरक्षा, जो बहुत खास है। ये सिक्योरिटी 20 लेयर में होती है। इसे ग्राफिक के जरिए आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये 20 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था है। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लेकर लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं।
एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन पुल की सुरक्षा के लिए ही बना हुआ है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम भी तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है और पुल पर जगह जगह वॉच टावर भी मौजूद हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है। जगह जगह सोनार सिस्टम लगे हैं जो पनडुब्बी का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेंड डॉल्फिन्स भी रखी गई हैं और फिर कोस्टल मिसाइल भी तैनात रहती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत थी, लेकिन एक बार फिर धुआं उठा और पुल बंद हो गया। हालांकि इस वक्त क्रेमलिन से कर्च ब्रिज पर किसी भी तरह के अटैक से इनकार किया जा रहा है, लेकिन पहले ब्रिटिश मिसाइल, फिर जर्मन मिसाइल, इसके बाद मरीन कॉर्प्स की नई यूनिट का गठन टारगेट क्रीमिया को बनाने की तैयारी का पहला संकेत है, जिसे लेकर रूस ने हालांकि कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, लेकिन रूस की खामोशी बता रही है कि बेहद हाहाकारी एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस तैयारी की शुरुआत हुई है यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ की धमकी से। क्या कहा बुडानोव ने, इसे भी देखिए। यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत जल्द शुरू होगा। यूक्रेनी आर्म फोर्स के पास भले ही कम हथियार हैं, लेकिन ये काउंटर एक्शन के लिए जरूरी और पर्याप्त है। अब जाहिर है कि जो यूक्रेन बेलगरोद में अटैक से इनकार कर चुका है, उसके लिए काउंटर अटैक का केंद्र क्रीमिया ही होगा, जिसके संकेत रूस के डिफेंसिव एक्शन की शुरुआत से मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि यूक्रेन को क्रूज मिसाइल से ताकत मिल रही है और इस ताकत का इस्तेमाल यूक्रेनी फोर्स युद्ध को विनाश की तरफ ले जाने में कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिनलैंड को मेंबरशिप देने के बाद नेटो सेनाओं ने यूरोप में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेटो सदस्य 11 देशों की सेनाएं इस समय एस्टोनिया में बहुत बड़े मिशन की प्रैक्टिस कर रही हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है स्प्रिंग स्टॉर्म। ऑपरेशन का नाम जेलेंस्की के प्लान स्प्रिंग ऑफेंसिव से मिलता जुलता है और इसका मकसद भी जेलेंस्की के मकसद से ही मिलता जुलता है, यानी नेटो देश रूस के शहरों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। एस्टोनिया की राजधानी तालिन के नजदीक लगातार मॉक ड्रिल जारी है। इस ऑपरेशन का टारगेट है पुतिन के घर पर कब्जा करना। नेटो कैसे और कब इस ऑपरेशन को अंजाम देगा, आप देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरह रूस यूक्रेन में बारूद बरसा रहा है, उसी तरह यूक्रेन और नेटो ने भी रूस के शहरों पर बारूद बरसाने की तैयारी कर ली है। बेलगरोद से यूक्रेन के हमलों की शुरुआत हो चुकी है और अब रूस के दूसरे शहर भी जल्द ही नेटो के टारगेट बन सकते हैं। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफेंसिव के तहत मई के महीने में रूस पर बड़े हमले होंगे। बेलगरोद से उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन स्प्रिंग ऑफेंसिव के साथ साथ नेटो ने एक और ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म शुरू कर दिया है। ये नेटो देशों की सेनाएं हैं जो ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म शुरू कर चुकी हैं। नेटो देशों की सेनाएं एस्टोनिया की राजधानी तालिन के नजदीक समुद्र तट पर हैं। तालिन के समुद्र तट पर रात के अंधेरे में रबर की राफ्ट पर सवार ये कमांडो बिना किसी शोर के नाव किनारे की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही नाव किनारे तक पहुंचती है, कमांडो दबे पांव असॉल्ट राइफल और नाइट विजन के साथ अपनी पोजीशन ले लेते हैं और आगे बढ़कर शहर पर हमला बोल देते हैं। तालिन के नजदीक नेटो के एम्फीबियस शिप सागर और जमीन पर हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एस्टोनिया में इस वक्त नेटो के 11 देशों की सेनाएं मौजूद हैं। ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म को अंजाम देने के लिए 14,000 सैनिक तालिन में मौजूद हैं। इनमें जल, थल और वायु सेना के सैनिक शामिल हैं।
नेटो की मिसाइल यूनिट हाइमार्स के साथ हमले के लिए तैयार है। तालिन के बीच पर एस्टोनिया की टुकड़ी को टारगेट मानकर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस की जा रही है। इन्फेंट्री की मदद के लिए हाइमार्स सिस्टम तैयार रखे गए हैं। एस्टोनिया में नेटो एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स ने भी जंपिंग की प्रैक्टिस की। एस्टोनिया में 11 नेटो देशों की सेनाएं एक साथ मौजूद हैं। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म की तैयारी हो रही है। नेटो युद्धाभ्यास के बहाने रूस के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। यह ऑपरेशन मई के अंत में शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने रूस की जमीन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। रूस के अलग अलग शहरों को टारगेट बनाया जा रहा है। नेटो का सीक्रेट मिशन है पुतिन के घर पर कब्जा, यानी एस्टोनिया और फिनलैंड बॉर्डर के नजदीकी शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर कब्जा। इस समय नेटो सेनाएं एस्टोनिया की तालिन समुद्र तट पर हमले का अभ्यास कर रही हैं। यहां से रूस का तटीय शहर सेंट पीटर्सबर्ग 370 किलोमीटर दूर है। पुतिन इसी शहर के रहने वाले हैं। ऐसे में कयास यह है कि नेटो सेनाएं पुतिन के शहर पर हमला करके रूस के साथ सीधा युद्ध शुरू कर सकती हैं। एस्टोनिया में ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म के तहत यही तैयारी की जा रही है। सेंट पीटर्सबर्ग शहर बाल्टिक सागर के किनारे पर है। नेटो सेनाएं रात के अंधेरे में सेंट पीटर्सबर्ग पर सरप्राइज अटैक कर सकती हैं। इस समय रूस की सेनाएं यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट पर जंग में है। ऐसे में नेटो सेना रूस के पश्चिमी छोर से हमला कर सकती है। बाल्टिक सागर के जिस तट पर सेंट पीटर्सबर्ग है उसे गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिल चुकी है। अब नेटो सेनाएं एस्टोनिया और फिनलैंड से सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकती हैं। इसीलिए समंदर से रात के समय हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। साथ ही मिसाइल यूनिट और पैराट्रूपर्स को एस्टोनिया में तैनात कर दिया गया है। एस्टोनिया में स्प्रिंग स्टॉर्म एक्सरसाइज 26 मई तक चलने वाली है। फिनलैंड के लैपलैंड में लाइटनिंग स्ट्राइक एक्सरसाइज जारी है। फिनलैंड में ही नॉर्दर्न फॉरेस्ट एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। यूरोप के कई देशों में इस वक्त नेटो के 10 युद्धाभ्यास जारी है। लिथुआनिया में 2 बड़ी एक्सरसाइज डिफेंड द यूरोप और आयरन वुल्फ पूरी हो चुकी है। अमेरिका ने यूरोप से रूस को हराने का प्लान तैयार कर लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो नेटो सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और खतरा यह है कि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो रूस परमाणु विनाश का चक्र शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन का बड़ा काउंटर अटैक। यूक्रेनी सेना ने रूसी BMP को किया तबाह। हमले के बाद बुरी तरह जलता दिखाई दिया रशियन BMP। यूक्रेन के खिलाफ बारूदी एक्शन का दायरा बड़ा हो रहा है। अब तक बाखमुत में बारूद से तबाही मचाकर रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया और अब जब बाखमुत पर जीत दर्ज हो चुकी है तो रूस ने अगले टारगेट की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ये टारगेट है ज़पोरिज्जिया, वो प्रांत जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहले ही रूसी फोर्स तैनात है। लेकिन अब इस पूरे प्रांत पर कब्जे की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके प्रमाण सैटेलाइट तस्वीरों से भी मिले हैं। आप भी देखिए रूस के वो कदम जो विनाशक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्रेमलिन के एक्शन प्लान का कोई भी सिरा दुनिया की कोई भी डिफेंस मशीनरी डिकोड नहीं कर पा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन के किसी बारूदी आदेश का मतलब और प्रभाव क्या होगा, अनुमान के आधार पर उसके करीब पहुंच पाना भी मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर नाराजगी जताकर भी पुतिन के लिए जंग में बने रहना और जीत हासिल करके बाखमुत पुतिन को सौंप देना एक रणनीति थी, जिसमें क्रेमलिन को कामयाबी मिली और अब इस कामयाबी के जश्न को दोगुना करने की तैयारी हो रही है। ना पुतिन का प्लान डिकोड हुआ है, ना ही अनुमान के आधार पर कोई कल्पना है, बल्कि ये रूस का वो एक्शन है जो साक्षात देखा जा रहा है। बाखमुत के बाद टारगेट है ज़ेपोरिज़िया, यानी वो क्षेत्र जिसके ऊपर सबसे पहले रूस ने तबाही का बारूद बरसाया था, जिसके शहरी क्षेत्र को खंडहर बनाकर रूस ने महाविनाश के ट्रिगर पॉइंट के रूप में एक सीमित क्षेत्र तक कब्जा जमाए रखा। ये सीमित क्षेत्र था न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन रूसी एक्शन बता रहा है कि तैयारी फिर से ज़ेपोरिज़िया पर संपूर्ण कब्जे की है। आखिर क्या है रूस का वो एक्शन और कितना घातक है रूस का दायरा बढ़ना, अब इसे देखिए। ये ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र की तरफ बढ़ती रशियन फोर्स का प्रमाण है, जहां तोकमक में रूसी सेना का जमावड़ा है और पूरे शहर को किले के रूप में बदल दिया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे शहर के सबसे बाहरी हिस्से में खाई बना दी गई है, तो वहीं सेकेंड लेयर में टैंक रोधी खाई तैयार कर दी गई है। अब इसे टैंक रोधी खाई से बाहर की तरफ और विस्तार से समझिए। इस खाई से 250 मीटर दूर ड्रैगन टीथ यानी अवरोधक लगाए गए हैं। इसके बाद 300 मीटर की दूरी पर बंकर का एक पूरा नेटवर्क है और इन बंकरों से पहले है आर्टिलरी की तैनाती। यानी मकसद साफ है कि अब मिशन ज़ेपोरिज़िया शुरू हो चुका है और इस बार सिर्फ एक शहर तक जीत सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे ज़ेपोरिज़िया प्रांत पर कब्जे की तैयारी है। आखिर कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सका है, इसे समझिए। दरअसल जिस क्षेत्र में ये तैनाती हुई है वहां से ज़ेपोरिज़िया प्लांट ज्यादा करीब है, जिससे लगे क्षेत्र पर कब्जे के बाद ज़ेपोरिज़िया शहर पर भी आसानी से कब्जा हो सकता है। मतलब साफ है कि जैसे ही ज़ेपोरिज़िया प्रशासन पर रूस काबिज होगा, अपने आप ये क्षेत्र रूस के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले जो खबर मिली थी कि कब्जे वाले एक्शन के लिए ज़ेपोरिज़िया और निप्रोपेट्रोवस्क में रूस के 50 से 55 हजार लड़ाके तैनात हैं, वो सैटेलाइट इमेज बिल्कुल सही साबित कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये रूस की सैन्य पोस्ट के तौर पर आकार लेगी? खबर यह है कि रूस की तैनाती तोकमक शहर को खाली कराने के लिए हुई है। किलेबंदी करके शहर को रूसी सैनिक खाली करा रहे हैं। वहीं करीब 55 हजार सैनिक हमले के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसका साफ मतलब है कि रूस की तैयारी बेहद विनाशकारी है, जिसका असर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भी पड़ सकता है। इस ऑपरेशन के तहत न्यूक्लियर खतरा सबसे ज्यादा महसूस होगा, यानी चूक हुई तो महाविनाश पूरी तरह तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बेलगोरोद पर हमले को लेकर रूस की चेतावनी, यूक्रेन को महंगी पड़ेगी। बेलगोरोद पर कार्रवाई, ये कहा है शोइगु ने। यूक्रेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा रूस, ये भी उन्होंने कहा। यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब देगी रूसी सेना, ये बड़ा बयान शोइगु की तरफ से दिया गया। यूक्रेन को लेकर बेलगोरोद पर हुए हमले को लेकर रूस की ये तीखी प्रतिक्रिया यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के कई शहरों के लिए एयर अलर्ट, राजधानी कीव पर भी खतरे का अलर्ट सुनाई दे रहा है। खेमेलेंस्की ज़ाइटोमेर पर हमले की आशंका हो गई है। कई शहरों पर बड़े हमले कर सकता है रूस, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है और इस वजह से एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। कीव में
खेमेलिनस्की में ज़ाइटोमिर पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, तब से रूस के हाई रैंकिंग राजनेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों की रहस्यमयी हालात में मौत होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन मौतों के आरोप कभी अमेरिका पर लगते हैं तो कभी पुतिन पर। ब्रिटिश मीडिया ने एक और हाई प्रोफाइल मौत की खबर देते हुए हत्या का आरोप पुतिन पर लगाया है। दरअसल रूस के डेप्यूटी साइंस मिनिस्टर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर सडन रशियन डेथ सिंड्रोम चर्चा में आ गया है। पुतिन ने आदेश पर साइन किया और यूक्रेन की धरती पर रूस की सेना ने धावा बोल दिया। लेकिन इस जंग के बाद रूस में बहुत उथल पुथल हुई। रूस के सार्वजनिक जीवन के बड़े नाम, बड़े कारोबारी और बड़े अधिकारियों के रहस्यमयी हालात में मौत होने लगी। ताजा नाम है प्योतर कुचरेंको, जो रूस के डिप्टी साइंस मिनिस्टर थे और विदेश दौरे से लौटते हुए अचानक कुचरेंको की मौत हो गई। 46 साल के कुचरेंको शनिवार को क्यूबा से लौट रहे थे। विमान में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सदन रूस में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मेडिकल टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के मुताबिक कुचरेंको की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कुचरेंको की मौत के बाद स्वतंत्र पत्रकार रोमन सुपर ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं। सुपर ने पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि रूस में रहस्यमयी हालात में होने वाली मौत की घटनाएं सामान्य नहीं और कुचरेंको भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुपर के साथ बातचीत में पुतिन के फैसले पर सवाल उठाए थे। कुचरेंको ने यूक्रेन पर हमले को फांसीवादी फैसला बताया था। कुचरेंको ने कहा था कि वो रूस छोड़ना चाहते हैं। रूस में वो एक बंधक की तरह रह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर फांसीवादी हमले के बाद रूस के मंत्री को सब बुरी नजर से देखेंगे। रोमन सुपर के साथ निजी बातचीत में कुचरेंको ने ये शब्द कहे थे। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद कुचरेंको ने पुतिन के फैसले पर सवाल उठाए और यह बात लीक होने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन इससे पहले भी पुतिन के नजदीकी कारोबारियों की मौत हुई है और इसी तरह पुतिन पर उंगली उठाई गई। लेकिन इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन के एजेंट भी हत्या के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि रूस की राजनीति और उद्योग जगत के ये वो बड़े चेहरे और नाम हैं जिनकी मौत हो चुकी है और इन सब ने पुतिन का विरोध भी नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका चाहे लाख प्रतिबंध लगाए, लेकिन ईरान की जिद है कि वो एटम बम बनाकर रहेगा। इसके लिए जमीन के 100 मीटर नीचे न्यूक्लियर लैब तैयार कर रहा है, जहां अपने एटमी मंसूबे पर काम कर सके। लेकिन अमेरिका को यह नागवार गुजर रहा है, इसीलिए अमेरिका ने ऐसा विनाशकारी बम तैयार कर लिया है जो ईरान के एटमी पाताल लोक में भयंकर तबाही मचा देगा। इस रिपोर्ट में जानिए ईरान के न्यूक्लियर बंकर को तबाह करने का दम रखने वाले बस्टर बम के बारे में। अमेरिका का बस्टर बम तैयार, पाताल तक बारूदी प्रहार। टारगेट पर ईरान का एटमी बंकर, तहस नहस करेगा बस्टर। और पहली बार उस हाहाकारी बम की तस्वीर सामने आ चुकी है। अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें बस्टर बम एक बड़ी क्रेन के जरिए कहीं ले जाया जा रहा है। ये बस्टर बम अमेरिका ने ईरान के लिए तैयार किया है, जिससे ईरान के एटमी बंकर को तबाह किया जा सके। बस्टर बम दुनिया का सबसे वजनी और खतरनाक बस्टर बम है, जिसे अमेरिका ने GBU-57 नाम दिया है। जिस बस्टर बम की तस्वीरें पहली दफा दुनिया के सामने आई है, उसकी मारक क्षमता पहले तैयार किए गए बस्टर बम से कहीं ज्यादा है। इससे पहले अमेरिका GBU-28 और GBU-37 बना चुका है, लेकिन ईरान ने बड़ी होशियारी से अपनी न्यूक्लियर साइट को जमीन के इतने नीचे बनाना शुरू कर दिया,
जिससे पुराने बस्टर बम वहां तक असर नहीं कर पाते। यही वजह रही कि अमेरिका GBU-57 बस्टर बम लेकर आ गया, जो पाताल में बने बंकर को भी तबाह करने का दम रखता है। यही वो ईरानी न्यूक्लियर साइट है जहां चोरी छिपे ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में लगा है। अमेरिका की तरफ से जारी सैटेलाइट इमेज में दावा किया गया है कि अब ईरान यहां अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल और अमेरिका के हमले से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब उसने परमाणु हथियार बनाने का काम पहाड़ी इलाके में जमीन के नीचे करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में ईरान के वर्कर्स जागरोस के पहाड़ों में टनल खोदते दिखाई दिए। ये जगह ईरान की न्यूक्लियर साइट नातांज के बिल्कुल करीब है, जो लगातार पश्चिमी देशों के हमले का शिकार होते आ रही है। ईरान जमीन के नीचे 80 से 100 मीटर पर एटमी बंकर बना रहा है, जिससे किसी भी तरह के हमले से बचा जा सके। लेकिन अमेरिका ने बस्टर बम बनाकर ईरान की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि GBU-57 60 से 100 मीटर गहराई तक हमला कर सकता है। इतनी गहराई पर जाकर बंकर को तहस नहस कर सकता है। बस्टर बम का अटैक इतना जबरदस्त होगा कि बंकर में मौजूद हर चीज तबाह हो जाएगी। GBU-57 बम बिना फटे जमीन की गहराई में जाता है और फिर टारगेट पर जाकर फट जाता है। इस बम का वजन करीब 14,000 किलो है और ये करीब 20 फीट लंबा है। इसे दुनिया का सबसे वजनी बम कहा जा रहा है। अब सोचिए, जब इतना विशाल बम फटेगा तो तबाही कितनी भयंकर होगी।